बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले हैं चुनाव और इन चुनावों में तय होगा कि अब बिहार पर किसका राज होगा। बिहार की राजधानी पटना में अब कौन गद्दी पर बैठेगा। वही पटना जिसे कभी पाटलिपुत्र कहा जाता था, जिस पाटलिपुत्र पर कभी अशोक और चंद्रगुप्त जैसे महान लोग राज करते थे, जहां न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के इतिहास को भी गढ़ा गया। शायद आपको पता हो कि जो आज गरीबी, बेरोजगारी और तमाम तरह की दिक्कतों से जूझ रहा है, वो बिहार असल में एक बेहद समृद्ध विरासत का गवाह रहा है। इस इतिहास का सेंटर रहा है पाटलिपुत्र। आज से करीब 2500 साल पहले ये पाटलिपुत्र भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर शहरों में से एक था। लेकिन क्या आपको पता है कि पाटलिपुत्र को असल में राजधानी बनाने का काम किसने किया था? या फिर क्या आपको पता है कि पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? इंडियन हिस्ट्री में अगर कोई ऐसा शहर है जिसने सबसे लंबे टाइम तक देश की पॉलिटिक्स पर अपना असर डाला है, तो वो पाटलिपुत्र है, जिसे आज हम और आप पटना के नाम से जानते हैं। ये शहर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ताकत, धर्म और संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक रहा है। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर बसा ये शहर एक टाइम पर न केवल अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते इंपॉर्टेंट था, बल्कि ये नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड का भी हब था। अशोक के काल में पाटलिपुत्र न सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक माना जाता था। मेगास्थनीज ने इस शहर को बहुत ही बड़ा, प्लान्ड और ऑर्गेनाइज शहर बताया है। गुप्त काल में यह शहर साइंस, नॉलेज और लिटरेचर का सेंटर था, जहां पर आर्यभट्ट जैसे बहुत महान साइंटिस्ट सामने आए। लेकिन जैसे पाटलिपुत्र की कहानी गौरवशाली है, वैसे ही इसका इतिहास भी काफी उतार चढ़ावों से भरा रहा है। क्या आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना का एक नाम औरंगजेब के पोते के नाम पर भी पड़ा था? क्या था वो नाम और कैसे तमाम हमलों, प्राकृतिक आपदाओं और पॉलिटिकल डिक्लाइन के बावजूद ये शहर आज भी अपने अंदर वो इतिहास समेटे हुआ है जिसने भारत की पहचान को गढ़ा था। आज इसी शहर की और इसके अतीत में दबे महान साम्राज्यों की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पाटलिपुत्र या पटना की कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। इस शहर को सबसे पहले बसाने का ख्याल आया मगध महाजनपद के राजा अजातशत्रु के मन में। उन्होंने इस जगह को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरह देखा। यह जगह गंगा, सोन और गंडक इन 3 नदियों के संगम पर मौजूद थी। अजातशत्रु को लगा कि इस जगह से ट्रेड भी हो सकता है, अच्छा खासा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है और इस जगह तक दुश्मन का पहुंचना भी मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने इस शहर को बसाया। लेकिन पटना तब यहाँ की राजधानी नहीं थी। तब मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी राजगीर। उसकी भी अलग खासियत है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। राजगीर से राजधानी को पाटलिपुत्र लाने का काम किया उनके बेटे उदयन ने। साल 450 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बना दी गई। इस तरह उदयन के इस फैसले ने पाटलिपुत्र के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या यह बस एक संयोग था कि भारत के सबसे महान एम्पायर्स यानी कि मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर दोनों की राजधानी यही शहर रहा है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस शहर का जिक्र मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और इसकी इंपॉर्टेंस दोनों को सिद्ध करते हैं। भगवान बुद्ध ने खुद इस जगह के महत्व को पहचानते हुए इसे भविष्य की महानगरी बताया था। इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं कि पाटलिपुत्र सिर्फ एक सामरिक राजधानी नहीं था, बल्कि ये उस दौर का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर भी था। और यही वजह है कि आने वाले कई 100 सालों तक पाटलिपुत्र ने भारत के पॉलिटिकल मैप पर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अब पाटलिपुत्र की असली किस्मत तब चमकी जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शहर को अपने साम्राज्य के तहत मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को न सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पर बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर भी काफी इंपॉर्टेंस दी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने नंद डायनेस्टी को हराया और पाटलिपुत्र को अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। पाटलिपुत्र अब सिर्फ एक साधारण से साम्राज्य का नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े साम्राज्य का सेंटर था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को न केवल सामरिक बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी काफी इंपॉर्टेंट बनाया। उनके काल में शहर को 30 सदस्यों वाली एक परिषद चलाती थी।
ये परिषद 6 उप समितियों में बटी हुई थी। ये उप समितियां थी इंडस्ट्री, विदेश मामले, जनगणना, बाजार नियंत्रण, उत्पादन और टैक्स। सोच कर देखिए कि 2300 साल पहले इतना ज्यादा सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था इस शहर का। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र दुनिया के महानतम शहरों में से एक था। मेगास्थनीज के शब्दों में कहें तो ये नगर 9.5 मील लंबा और लगभग 1.75 मील चौड़ा था। ये चारों ओर 64 दरवाजों और 570 बुर्जों से सजी एक विशाल लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। राजा का महल लकड़ी का बना होने के बावजूद इतना भव्य था कि फारस के सूसा और एकबटाना के महल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। महल के परिसर में अद्भुत बाग और कृत्रिम जलाशय हैं। शहर की दीवारें लकड़ी और पत्थर से बनी महलों की सजीवता और व्यापारिक गलियां इतनी व्यवस्थित और इतनी समृद्ध थी कि मेगास्थनीज को भी भरोसा नहीं हुआ कि ये सब पॉसिबल है इस अर्थ पर। दोस्तों, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आता है इनके पोते अशोका का। अशोक ने पाटलिपुत्र के महत्व को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में इनको चंडाशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग के युद्ध ने इनको पूरी तरह से बदल दिया। कलिंग के मैदान पर लाखों लोगों का रक्तपात देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। फिर अशोक ने तलवार छोड़कर धम्म के रास्ते को अपनाया। उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र सिर्फ मिलिट्री पावर का नहीं बल्कि मोरल पावर का भी सेंटर बन गया। सोचिए कि जब राजा बिना जंग लड़े अपने राज्य की रक्षा या फिर अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सकता था, तब अशोक ने हिंसा से दया की तरफ मुड़कर पूरी दुनिया की सोच बदल दी। अशोक ने पाटलिपुत्र में बड़े बड़े स्तूप और विहार बनवाए। साल 250 ईसा पूर्व में इनके ही काल में तीसरी बौद्ध संगीति भी आयोजित हुई। इस सभा में ही बौद्ध धर्म के दर्शन को आखिरी रूप दिया गया। पाटलिपुत्र से ही अशोक ने अपने दूतों को सीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका और यूनान तक धम्म के प्रचार के लिए भेजा। अशोक के शिलालेख आज भी पाटलिपुत्र के प्रशासन और उसके सार्वभौमिक मोरल दृष्टिकोण की गवाही देते हैं। मौर्य काल में पाटलिपुत्र ने दुनिया को सिखाया कि कैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद नैतिकता और करुणा के पथ पर चला जा सकता है। ये मौर्य राजाओं की बदौलत ही था कि पाटलिपुत्र को दुनिया के महानतम शहरों में रखा जाता था। क्या आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र की जो प्लानिंग थी और जो इसकी अर्बन व्यवस्था थी वो इतनी एडवांस थी कि विदेशी यात्री उसे रोम और दूसरे महान शहरों के बराबर मानते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक लंबे अरसे तक पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस छिपी रही। शुंग और कुषाण डायनेस्टीज के टाइम पर इस शहर की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर इसके बाद आता है एक ऐसा साम्राज्य जिसने दोबारा इस शहर को एक नया जीवन दिया। 4वीं शताब्दी ईस्वी में अस्तित्व में आने वाला यह साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। जहां मौर्य काल राजनीतिक शक्ति का था, वहीं गुप्त काल साहित्य, विज्ञान और कला के अपने पीक पर पहुंचने का काल था। इस टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त प्रथम, उनके पुत्र समुद्रगुप्त और सबसे खास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन सभी ने मिलकर पाटलिपुत्र को फिर से एक बेहद बड़े साम्राज्य का केंद्र बनाया। लेकिन इन सब के साथ इन सबकी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने ज्ञान के गोल्डन पीरियड की नींव रखी। गुप्त काल में समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में यह शहर सिर्फ पॉलिटिक्स या मिलिट्री का सेंटर नहीं था, बल्कि इस शहर की पहचान बनने लगी थी एक ऐसे शहर के रूप में जो अपने आप में कल्चर और साइंटिफिक डेवलपमेंट का सेंटर हुआ करता था। समुद्रगुप्त ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों को जीता, जिससे पाटलिपुत्र साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों के बीच में यूनिटी का एक सिंबल भी बना। इसी काल में पाटलिपुत्र में कई महान विद्वान और कई कवि निवास करते थे। कवि दामोदर गुप्त ने इसे सरस्वती का गृह कहा, जो कि शिक्षा और साहित्य के केंद्र के रूप में इसकी पहचान को बताता है। पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि जैसे महान विद्वान यहाँ पर हुए, जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर और ग्रामर के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, पाटलिपुत्र को गुप्त काल में सबसे बड़ी पहचान मिलती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पर। इनके काल को हिस्टोरियंस भारत का क्लासिकल एज या स्वर्ण युग कहते हैं। पाटलिपुत्र इस स्वर्ण युग का सबसे चमकदार हीरा था। यहाँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स हुए, जिन्होंने पाटलिपुत्र को नॉलेज के एरिया में काफ़ी रिच शहर बना दिया।
इसी पाटलिपुत्र की मिट्टी ने विश्व को सबसे बड़ी देन दी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। इसी शहर में बैठकर उन्होंने अपने बेहद प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय को लिखा। उन्होंने ही दुनिया को शून्य यानी जीरो और डेसिमल प्रणाली का सही ज्ञान दिया। आर्यभट्ट ने ही यह सिद्ध किया कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है वो वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या भी उन्होंने की। सोचिए 1500 साल पहले पाटलिपुत्र का विज्ञान ब्रह्मांड के कई गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहा था। ऐसे ही विज्ञान और खगोल शास्त्र के साथ साथ लिटरेचर के एरिया में महाकवि कालिदास भी इसी नगरी से जुड़े हुए थे। उनके लिखे नाटक जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सब कुछ संस्कृत के साहित्य के क्लासिक टेक्स्ट माने जाते हैं, क्योंकि गुप्त काल में बहुत बड़े लेवल पर साइंटिफिक और लिटरेरी डेवलपमेंट्स हो रहे थे। इसीलिए गुप्त काल को दुनिया ने इंडियाज गोल्डन एज कहा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पाटलिपुत्र सिर्फ अमीरों का शहर नहीं था, बल्कि इसकी धरोहर कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर और मेटलर्जी के एरिया में भी पीक पर थी। जैसे मेगास्थनीज को यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कोई शहर भी एग्जिस्ट करता है, वैसे ही गुप्त काल में भी जो लोग इस शहर को देखने आए उनकी आंखें भी चौंधिया गई इस शहर की विरासत को देखकर। एग्जाम्पल के लिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में लगभग 405 ईस्वी में चाइनीज बौद्ध भिक्षु फाहियान बौद्ध ग्रंथों की तलाश में पाटलिपुत्र आए। उन्होंने जो देखा वो उनके लिए किसी फेरी टेल से कम नहीं था। फाहियान के शब्दों में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के लोग समृद्ध और खुशहाल है। वो न्याय और करुणा से शासित है। यहाँ एक विशाल धर्मार्थ औषधालय है जिसका संचालन बहुत अमीर परिवारों द्वारा किया जाता है। यहाँ सभी ज़रूरतमंदों को मुफ्त इलाज, भोजन और दवाइयाँ दी जाती हैं। सोचिए लगभग 1600 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, तब पाटलिपुत्र में सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद थी। फाहियान ने अशोक के पुराने महल भी देखे जो उनके हिसाब से मानव निर्मित नहीं थे बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित लगते थे, यानी कि वो इतने खूबसूरत थे कि उन्हें लगता ही नहीं था कि इंसानों ने बनाया होगा। इस तरह गुप्तकाल तक ये शहर एक महान विरासत का गवाह रहा। लेकिन फिर इस शहर के पतन के दिन शुरू हो गए। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज नाम के शहर की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। कन्नौज की बढ़ती इंपॉर्टेंस के चलते इस शहर की साख धीरे धीरे कम होने लगी। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज ही नॉर्थ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक बना। हर्षवर्धन के काल में यानी गुप्त राजाओं के करीब 200 साल बाद एक और महान चीनी यात्री वेनसांग भारत आए, लेकिन इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में वैसा नहीं बताया जैसे कि पहले के चीनी यात्रियों ने बताया था। वेनसांग ने देखा कि गुप्तों का गोल्डन शहर अब ढलान पर था। यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इंटरनल स्ट्रगल्स ने शहर को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। वेनसांग लिखते हैं कि पुराना शहर वीरान हो गया है। हालांकि कुछ मठ अभी भी हैं, लेकिन राजाओं के महल और प्राचीन इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं। ये जगह अब अपनी पुरानी यादों और शिक्षा की परंपरा पर जीवित है। वेनसांग ने देखा कि पाटलिपुत्र धीरे धीरे अपना केंद्र बदल रहा है। यह ज्ञान के केंद्र के रूप में अपनी दूसरी संस्थाओं जैसे कि नालंदा महाविहार और विक्रमशिला को ताकत देने का काम कर रहा था, जो पाटलिपुत्र की बौद्धिक विरासत का विस्तार थे। यानी कि एक शहर के तौर पर इस जगह का पतन अब शुरू हो चुका था। फिर पाटलिपुत्र के डिक्लाइन की अगर कहानी को डिटेल में देखें तो ये कहानी लंबी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। इसमें कई फैक्टर्स एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो उत्तर भारत में फिर से सेंट्रल पावर खत्म हो गई। इसी टाइम पर पॉलिटिकल ताकत का सेंटर पाटलिपुत्र से हटकर उत्तर में कन्नौज की ओर गया। इसके बाद पाल वंश और सेन वंश ने इस एरिया पर शासन किया, लेकिन उन्हें लगातार दूसरी रीजनल ताकतों से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन स्ट्रगल्स ने पाटलिपुत्र को इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कमजोर कर दिया। जो शहर कभी सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता था, वो शहर अब लगातार युद्धों और अनस्टेबिलिटी का गवाह बन रहा था। इन सबके बीच सबसे ज़्यादा भयानक काल आता है 12वीं सदी में, जब भारत में तुर्क हमले बढ़ने लगे। इन्हीं हमलावरों में से एक थे बख्तियार खिलजी। इन्होंने बंगाल और बिहार के इलाकों में लगातार हमले किए। इन हमलों से न केवल पाटलिपुत्र और आसपास के जो ज्ञान के केंद्र थे जैसे कि विक्रमशिला, ये सब बर्बाद हुए, बल्कि पाटलिपुत्र की जो इंटेलेक्चुअल विरासत थी उसको भी चोट पहुंची। सदियों का ज्ञान, लाखों पांडुलिपियां और हजारों विद्वान आग की भेंट चढ़ गए। ये सिर्फ एक शहर का विनाश नहीं था, ये भारतीय सभ्यता के मस्तिष्क पर किया गया हमला था। यही नहीं,
हमेशा से पाटलिपुत्र की ताकत जो नदियां थी, अब धीरे धीरे वही इस शहर के पतन का भी कारण बनने लगी। इतिहासकार मानते हैं कि 12वीं और 13वीं सदी के टाइम से गंगा नदी ने धीरे धीरे अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। नदी के रास्ते के दूर हटने का मतलब था कि ट्रेड जो है वो खराब होगा, और कभी कभी उसका बहुत नजदीक आ जाने का मतलब था भयानक बाढ़। इस तरह जल जमाव और बाढ़ के चलते शहर का बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रह गया था। इसीलिए लोग धीरे धीरे इस वीरान होती राजधानी को छोड़कर बेहतर जगहों पर जाने लगे। इस तरह दोस्तों एक शहर जो करीब 1100 साल तक इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर में रहा, उसे भुला दिया गया। लेकिन मुगल काल में इस शहर को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दोबारा मिली। 16वीं शताब्दी में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र के खंडहरों में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। इतिहास में इस साम्राज्य को सूर साम्राज्य कहा गया। फिर इन्हीं शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र के नाम को बदल कर रखा पटना। इस तरह मुगल काल में जब बिहार में सूर डायनेस्टी स्थापित हुई तो इस शहर को एक नई पहचान मिली। पाटलिपुत्र अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था, जिसकी नींव पर एक नया शहर यानी कि पटना खड़ा था। हालांकि मुगल बादशाह औरंगजेब के पोते प्रिंस अजीमुशान ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखने का भी आदेश दिया था। ये नाम उनके अपने नाम पर रखा गया था और वो इस एरिया के सूबेदार थे। अजीमुशान ने इस शहर में कई काम कराए, किले बनवाए, मस्जिदें बनवाई और बाजारों को दोबारा बनवाया यानी रेनोवेट कराया। हालांकि ये नाम लंबे समय तक नहीं चल पाया। मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन और अंग्रेजों के आने तक अजीमाबाद का नाम धीरे धीरे फिर से पटना में बदल गया। फिर भी अजीमाबाद का नाम कुछ समय तक चलता रहा और कई उर्दू कवियों और लेखकों ने इसे अपनाया। आज भी पटना में अजीमाबाद के अवशेष मिलते हैं, जो नगर के एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखते हैं। अजीमाबाद का नामकरण नगर के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो समय के साथ बदलते हुए इस शहर के विकास और सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये था इतिहास भारत के सबसे महान शहरों में से एक पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र केवल एक शहर नहीं था, ये एक थॉट था, एक आइडियोलॉजी थी, एक प्रतीक था। यहाँ से जो शासक निकले उन्होंने भारत को एकता का सूत्र दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने दिखाया कि एकजुट भारत कितना ताकतवर हो सकता है। अशोक ने पूरी दुनिया को अहिंसा और धर्म का संदेश दिया। गुप्त शासकों ने कला और विज्ञान और साहित्य में भारत को विश्व का सिरमौर बनाया। आज भी पटना में पाटलिपुत्र के अवशेष मिलते हैं। कुम्हरार में मौर्य काल के 80 स्तंभों वाले भवन के अवशेष हैं। पाटलिपुत्र कैपिटल जो पटना संग्रहालय में रखा है, वो मौर्य काल की शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। अब इस साल जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए ये धरती कितनी महान है। पाटलिपुत्र के शासकों ने पब्लिक वेलफेयर, जस्टिस और रिलीजन के सिद्धांतों पर राज किया। आज पटना भले ही वैसा ना दिखे जैसा कि इसका इतिहास है, लेकिन इसकी मिट्टी में वो गौरव छिपा है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यहाँ से निकले शासकों ने दिखाया कि सच्ची महानता सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और पब्लिक वेलफेयर में भी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं। हो सकेगा तो हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।